हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग आज स्टडी करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने प्लांट्स में कैसे होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या मेथड था। और आज हम शुरू करने वाले हैं कि एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आप जानते हैं, व्हाट इज कंट्रोल एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। किसी भी एक्टिविटीज को स्टार्ट, स्टॉप, स्लो, फास्ट करने का जो पावर होता है उसी को कंट्रोल कहा जाता है। और कोऑर्डिनेशन मतलब हुआ कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ऑर्गेन का आपस में मिलके वर्क करना, जिससे कि ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, अपने एक्टिविटीज को स्मूथली परफॉर्म कर सके, वो होता है कोऑर्डिनेशन। तो आज हम देखेंगे कि एनिमल्स में कैसे होता है कंट्रोल और एनिमल्स में कैसे होता है कोऑर्डिनेशन। तो आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले ही बात की थी कि जो प्लांट होता है उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसकी मदद से होता था? प्लांट हार्मोन्स की मदद से, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर का टॉपिक था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन्स ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता था प्लांट्स में। एनिमल की अगर आप बात करोगे तो एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के दो वेज हैं, दो तरीके हैं। फर्स्ट इज नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सेकेंड इज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एनिमल में दो दो मेथड मौजूद हैं, नर्वस भी और केमिकल भी। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा परफॉर्म होता है, हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा। और जो हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो परफॉर्म होता है इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। आज आपको बहुत से नए नए वर्ड सुनने को मिलेंगे, खास करके इस चैप्टर में जब आप कंटिन्यू कीजिएगा ना तो आपको नए नए वर्ड्स आते रहेंगे। तो आप गौर से सुनते चलिएगा, जितने ध्यान से सुनिएगा उतना बेटर आपका अंडरस्टैंडिंग होगा। तो गौर से कंसंट्रेट कीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के दो वेज, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन कौन लाएगा? इंडोक्राइन सिस्टम। और नर्वस कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? नर्वस सिस्टम। तो पहले हम बारी बारी से स्टडी करेंगे। पहले हम नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे और फिर हम इंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी करेंगे। नर्वस सिस्टम में हमें पढ़ना क्या है? नर्वस सिस्टम में हमें न्यूरॉन पढ़ना है, हमें नर्व्स पढ़नी है, हमें ब्रेन पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़नी है। और जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम है उसमें हमें पढ़ना है ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, उनसे कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं और वो हार्मोन्स हमारी बॉडी पे क्या असर डालते हैं। ये सारी चीजें हमें इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ना है। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम नर्वस सिस्टम को शुरू करते हैं। तो नर्वस सिस्टम की अगर आप बात करो तो जितने भी एनिमल्स हैं सबके पास नर्वस सिस्टम होता ही होता है। जिस तरह जितने भी प्लांट्स होते हैं सबके पास क्या होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, फाइटो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते हैं। ठीक उसी तरह सभी एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम होता ही होता है। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है यानी जो इंडोक्राइन सिस्टम है वो सिर्फ हायर एनिमल्स के पास होता है। ध्यान से सुनिएगा, ऑल एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम बट इंडोक्राइन सिस्टम इज प्रेजेंट ओनली इन हायर एनिमल्स, डेवलप्ड एनिमल्स। जो हायर एनिमल्स है जैसे हम लोग, मेमल्स, उनमें होता है इंडोक्राइन सिस्टम। समझ गए? सब में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो हम लोग कभी नर्वस सिस्टम देख रहे हैं तो उस पर बात करते हैं। तो ऑल एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम एक्सेप्ट स्पॉन्जेज। देखिए, एनिमल्स दो तरह के हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में कौन आ गया? अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या हो गए? यूनिसेलुलर। प्रोटोजोअन्स आर यूनिसेलुलर एनिमल्स। प्रोटोजोअन्स आर यूनिसेलुलर एनिमल्स। तो प्रोटोजोअन्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, यूनिसेलुलर के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ये छोड़ दो। जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल हैं सबके पास नर्वस सिस्टम है, एक को छोड़कर, नाम है स्पॉन्जेज। क्या है? स्पॉन्जेज। स्पॉन्जेज के पास नर्वस सिस्टम नहीं है। बायोडायवर्सिटी चैप्टर में एनिमल किंगडम का पहला फाइलम स्पॉन्जेज का ही था, याद होगा आपको। तो उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है। बाकी जितने भी एनिमल हैं सबके पास नर्वस सिस्टम होता है।
ठीक है। तो जो लोअर एनिमल्स है, जो लेस डेवलप्ड एनिमल्स है, उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो सिंपल नर्वस सिस्टम होता है। सिंपल नर्वस सिस्टम। आप अगर बायोडायवर्सिटी पढ़े होंगे तो आपको अगर याद करने की कोशिश करें तो आपको याद आएगा कि नर्वस सिस्टम बड़ा सिंपल सा होता था किनमें? लोअर एनिमल्स में। और जैसे जैसे हायर एनिमल्स की तरफ गए हम, जैसे जैसे एनिमल्स डेवलप होता गया, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता गया, नर्वस सिस्टम भी साथ में क्या होता गया? कॉम्प्लेक्स होता गया। तो हायर एनिमल्स के पास कैसा नर्वस सिस्टम है? हायर एनिमल्स के पास कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है। तो ऑल एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम एक्सेप्ट स्पॉन्जेज, लोअर एनिमल्स हैव सिंपल नर्वस सिस्टम। लोअर एनिमल्स के पास सिंपल नर्वस सिस्टम होगा, व्हाइल हायर एनिमल्स हैव डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। हायर एनिमल के पास डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। अब अगर बात करो तो जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें क्या यूनिक होता है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। हम लोग नर्वस सिस्टम पे आएंगे, नर्वस सिस्टम पे ही बात कर रहे हैं। तो देखिए, हायर एनिमल्स के पास होते हैं सेंस ऑर्गन्स। क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स। देखिए, सीधी सी बात है, मैं थोड़ा सा समझिए नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर हमारे स्टिमुलई के रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार है। हम स्टिमुलई के लिए जो हम रिस्पॉन्स देते हैं, किसी भी स्टिमुलई के लिए जो हम रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे कोई हमको तवा सटा दे हम हाथ खींच लेंगे, या कोई हमें चाकू मार दे, या कोई हमारे पीछे डंडा लेके भागे तो हम भागेंगे, या कोई हमारे पीछे मान लीजिए कि हमें चाकू मार दे तो हमें दर्द होगा। समझ गए ना बात? हम चिल्लाएंगे, हमें हमारा कोई कान पकड़ के ऐसे ऐंठ दे तो हम जोर से चिल्लाएंगे। तो हमारा रिस्पॉन्स है ना, ये सारी चीजें, ये सारा का सारा रिस्पॉन्स, ये जो आप स्टिमुलई के लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो सारा का सारा रिस्पॉन्स कौन कॉज कर रहा है? नर्वस सिस्टम। कौन कॉज कर रहा है? नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहली बात है कि एनिमल को अगर रिस्पॉन्स देना है स्टिमुलई के लिए तो उसको क्या चाहिए? उसको पहले यह होना चाहिए कि वो स्टिमुलई को रिसीव करे। पहले आप रिसीव करोगे तब ना रिस्पॉन्स दोगे। तो सवाल उठता है कि एनिमल स्टिमुलई को रिसीव कैसे करेगा? तो एनिमल स्टिमुलई को रिसीव करेगा विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर सेल्स। ध्यान से सुनिएगा, विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर सेल्स। एनिमल के पास होता है रिसेप्टर सेल्स। वे रिसेप्टर क्या करते हैं? स्टिमुलई को गेन करते हैं अपने सराउंडिंग से। जैसे कोई गरम तवा हमारे हाथ में सटा है तो हम वो जो हीट जो था, यहां पर जो गरम तवा हमारे हाथ में सटाया तो स्टिमुलई का काम कौन किया? हीट किया ना। तो हीट ने जो स्टिमुलई का काम किया, उसको रिसीव करने का काम किसने किया? स्किन ने किया। स्किन में किसने किया? तो स्किन में लगा होता है थर्मो रिसेप्टर। ध्यान से सुनिएगा, स्किन में मौजूद होता है थर्मो रिसेप्टर, जो हॉटनेस और कोल्डनेस का जो स्टिमुलई है उसको गेन करने का काम करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, हॉटनेस और कोल्डनेस को। हमारे आंख में कोई लाइट मार दे, हम आंख बंद कर लेंगे, या हम आपको देख रहे हैं, आप अभी मोबाइल के स्क्रीन में मुझे देख रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? आपका आंख जो है ना उस मोबाइल से आने वाले लाइट को गेन कर रहा है। आपके आंख में लगा हुआ है फोटो रिसेप्टर्स, जो लाइट स्टिमुलई को ऑब्जर्व करता है, फोटो रिसेप्टर्स। अभी मैं बोल रहा हूं तो आपके मोबाइल से जो आवाज निकल रहा है, आपके ईयरफोन से या आपके स्पीकर से, वो आपके कान में जा रहा है और आप उसे सुन रहे हैं। आपका कान उसे सुन रहा है ना। साउंड के लिए रिस्पॉन्स कौन देता है? आपके ईयर देते हैं। ईयर में क्या है? फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स जो साउंड के लिए रिस्पॉन्ड करता है, जो साउंड को ऑब्जर्व करता है। जब आप कुछ टेस्टी खाते हो तो आपका टंग जो है वो उस टेस्ट को ऑब्जर्व करता है, उस टेस्ट को गेन करता है, क्योंकि आपके टंग में है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स का काम है टेस्ट को ऑब्जर्व करना। आप जब कुछ सुगंधित सा सूंघते हो, स्मेल लेते हो, अच्छा सारे गुलाब या कोई भी परफ्यूम, किसी भी चीज का सुगंध आपको अच्छा लगता है, तो वो कैसे आप सूंघते हो? अपने नोज से। आपके नोज में क्या है? आपके नोज में है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो स्मेल को गेन करता है। समझ गए? और क्या हमारे पांचों सेंस ऑर्गन हो गए। आंख में क्या है? फोटो रिसेप्टर्स, जो लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइट को गेन करता है। कान में क्या है? फोनो रिसेप्टर्स। ईयर में है फोनो रिसेप्टर्स, जो क्या करता है? साउंड को गेन करता है। टंग में क्या है? गस्टेटरी रिसेप्टर्स।
हमारे स्किन में क्या है, थर्मो रिसेप्टर्स, और हमारे नोज में क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये सारे रिसेप्टर्स मिलके हमें स्टिमुलई को, हमारे नर्वस सिस्टम को इंफॉर्म करता है कि ऐसा स्टिमुलई है, हमारे सराउंडिंग में ये चेंज हुआ। तो जो भी हायर एनिमल्स हैं उनके पास सेंस ऑर्गन होते हैं, और सेंस ऑर्गन के पास होता है रिसेप्टर सेल्स which are responsible for the gaining of stimuli। आपके नोट में देखिए लिखा हुआ है कि हायर एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स इन देयर बॉडी बाय व्हिच दे रिसीव वेरियस इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलाई। यानी आपके एनवायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलता है, आपकी बॉडी कैसे रिसीव करती है, विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन। और सेंस ऑर्गन के पास क्या है, रिसेप्टर सेल्स हैं जो स्टिमुलाई को रिसीव करने का काम करते हैं। और कौन कौन से सेंस ऑर्गन है आपके पास, आपके पास 5 सेंस ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी की बात करें तो, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। आई में क्या है, फोटो रिसेप्टर्स व्हिच रिसीव लाइट। ईयर में क्या है, फोनो रिसेप्टर्स व्हिच रिसीव साउंड। नोज में क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स व्हिच रिसीव स्मेल। आपके टंग में क्या है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स व्हिच रिसीव टेस्ट। एंड आपके स्किन में क्या है, थर्मो रिसेप्टर्स व्हिच रिसीव हॉटनेस एंड कोल्डनेस, गर्मी या ठंडी को रिसीव करता है। आई होप आपको रिसेप्टर समझ में आए होंगे, ठीक है। अब अगर बात करो आप, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे रिस्पॉन्स के लिए, हम जो किसी भी स्टिमुलाई के लिए जो हम रिस्पॉन्स देते हैं, वो रिस्पॉन्स कौन देता है हमारे बॉडी के अंदर से, हमारा नर्वस सिस्टम वही देता है। समझ गए। तो सवाल उठता है कि कैसे करता है ये काम। तो उस पे जाने से पहले, ये कैसे फंक्शन करता है उस पे जाने से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि वो नर्वस सिस्टम बनता किसका है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बनता है न्यूरॉन का। किसका बनता है, न्यूरॉन का। हमारा, आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, इवन हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी है वो किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। सेल का बना हुआ है। तो सेल का बना हुआ है, तो हमारा नर्वस सिस्टम भी एक खास तरह के सेल का बना हुआ है, जिस सेल का नाम है नर्व सेल या न्यूरॉन। न्यूरॉन। तो आज हमें बात करनी है न्यूरॉन पे ही। आज के लेक्चर में हम न्यूरॉन को ही डिस्कस करेंगे बेटर ढंग से। समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या हुआ, तो न्यूरॉन आर स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ एनिमल बॉडी व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। यानी हमारे बॉडी का एक स्पेशलाइज्ड सेल है न्यूरॉन, जो हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम बनाता है। समझ गए। और आपको यह भी पता होगा कि ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, न्यूरॉन है, जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं। तो आपके नोट में देखिए लिखा हुआ है कि न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, न्यूरॉन है। Neuron is the largest cell in animal body and it carries messages from different parts of the body to the brain and from brain to the different part of the body in the form of electric signals called nerve impulses। यानी न्यूरॉन क्या करता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाता है। आपको पता है कि हमारा नर्वस सिस्टम का हेड कौन है, हमारा ब्रेन। वही हमारे बॉडी का डायरेक्टर है, वही सारा कुछ डिसाइड करता है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितना करेंगे, कब करेंगे, सब कुछ उसी के हाथ में है। हमारे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो मेन ऑफिस है, जो हमारा हेड ऑफिस है हमारे पूरे बॉडी का, वो हमारा ब्रेन है। और ब्रेन को इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करेगा, न्यूरॉन। और फिर ब्रेन क्या करेगा, कुछ डिसीजन लेगा अपने मेमोरी के बेसिस पर, अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पर, अपने इंटेलेक्ट के बेसिस पर, कि उसके पास जो बुद्धि ज्ञान होगा उसके बेसिस पर वो एक निर्णय लेगा। और उस निर्णय को वो फिर से क्या करेगा, वापस भेजेगा अपने बॉडी के पार्ट्स में उस इंफॉर्मेशन को कि ये रिस्पॉन्स कर दो। तो फिर अभी इंफॉर्मेशन वापस जाना चाहिए ना, तो वो भी लाने का काम कौन करेगा, वो भी करेगा न्यूरॉन। अगर मैं एक बार विजुअलाइज करना चाहूं तो आप ऐसे समझिए बाबू कि मान लीजिए एक इंफॉर्मेशन कोई भी हम लेते हैं, कि मान लीजिए कि आप बैठे हुए बहुत अच्छे से,
तभी आपका दोस्त आता है और आपके हाथ में गरम तवा सटा देता है। सोच के देखिए 1 मिनट के लिए, गरम तवा ला करके आपके हाथ में सटा दिया, या आपने गरम प्लेट को छू दिया गलती से, तो जो ही आप छुएंगे तो आपके स्किन में लगा थर्मो रिसेप्टर्स उस स्टिमुलई को रिसीव करेगा। ध्यान से सुनिएगा चार्ट को, स्टिमुलई को रिसीव करेगा और वो आपके न्यूरॉन को देगा। न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर, देखिए रिसेप्टर से क्या करेगा, स्टिमुलई रिसीव करेगा और उसके लिए सिग्नल जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाता है हमारे ब्रेन में, तो रिसेप्टर ने स्टिमुलई को रिसीव किया और सिग्नल जनरेट किया। वो सिग्नल किसे मिलेगा? न्यूरॉन को, और न्यूरॉन उस सिग्नल को लेके जाएगा हमारे ब्रेन में। हमारा ब्रेन जो होगा उस सिग्नल को, उसको पहुंचेगा, उसको वो एनालाइज करेगा और तुरंत इंफॉर्मेशन फिर वो ब्रेन डिसाइड करेगा कि हाथ को खींच लो, दर्द कर रहा है, तो आपका ब्रेन फिर इंफॉर्मेशन भेजेगा। फिर आपका न्यूरॉन क्या होगा, इंफॉर्मेशन लेके आएगा हाथ के बाइसेप्स के पास, और बाइसेप्स को कहेगा तुम कंट्रैक्ट कर जाओ जिससे कि यह हाथ उससे दूर हो जाए, और हमारा बाइसेप्स कंट्रैक्ट करेगा और हम हाथ खींच लेंगे। देखिए रिस्पॉन्स आ गया, आया कि नहीं आया? मैं एक और एग्जांपल लेके देखता हूं। मान लीजिए आप बड़े मस्ती में चलते हुए जा रहे हैं शाम के समय, एकाएक आप देखते हैं रोड पे भयंकर सा एक सांप है। तो आपने देखा भयंकर सा सांप, आपके आंख ने देखा सांप, फोटो रिसेप्टर्स लाइट था वहां से, आपके आंख ने देखा सांप, आपके आंख ने के फोटो रिसेप्टर्स ने क्या किया, उसके लिए सिग्नल जनरेट किया और भेजा किसको? आपके ब्रेन को। ब्रेन ने देखा, ब्रेन को जो ही पता चला रहे सांप है, तो ब्रेन क्या करेगा अपने बुद्धिमानी के हिसाब से। अब देखो यहां बुद्धिमानी मेन है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको, अगर मान लो कि अगर 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना का बच्चा है, 6 महीना का बच्चा नहीं, मान लो 1 साल का बच्चा है, उसको कोई दिमाग वांग नहीं है, वो अभी अभी लुढ़कना चालू किया, लुढ़कना समझते हो, गुरकना चालू किया है अपने 4 पैरों के बल पर, वो लुढ़क रहा है, उसको पता नहीं है सांप क्या होता है। हो सकता है वो सांप की तरफ चल देगा क्योंकि उसका इंटेलेक्चुअल नहीं है उस लेवल का, उसका ब्रेन को रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो चल देगा सांप की तरफ, हो सकता है सांप को पकड़ भी लेके जाके वो। लेकिन अगर आप जाएंगे, आपको सांप से लगता है डर, आपके आंख ने जो ही वो सिग्नल दिया आपके ब्रेन में पहुंचा, आपके ब्रेन ने तुरंत मेमोरी के बेस, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि सांप काटने से आदमी मर जाता है, और मरने का डर किसे नहीं होता है, तो आपके ब्रेन ने कहा कि ना बेटा उधर मत जाना, भाग जा तू। तो आपके ब्रेन ने जो ही इंफॉर्मेशन मिला, ब्रेन ने क्या किया, उसे एनालाइज किया, एक कंक्लूजन निकाला कि मुझे भागना है। तो ब्रेन थोड़े भागेगा, भागने का काम किसका है? पैर का ना भाई, पैर भागेगा तो बॉडी भागेगा। तो ब्रेन क्या करेगा, इंफॉर्मेशन भेजेगा किसको? पैर को, कि भागो। तो पैर के पास आएगा, पैर के मसल्स कोऑर्डिनेट करेंगे, आपस में मिलजुल करके काम करेंगे और हम भाग जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। वैसे हम डिटेल्स में समझेंगे ब्रेन में कैसे क्या होता है, सारी बातें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन ही सारा कुछ कर रहा है, न्यूरॉन ही बॉडी के अलग अलग पार्ट से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है, और फिर ब्रेन से अलग अलग इंफॉर्मेशन को बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हम लोग न्यूरॉन पर। न्यूरॉन का खुद का स्ट्रक्चर कैसा है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो अगर आप न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर देखिए एक न्यूरॉन का डायग्राम बनाया गया है। न्यूरॉन का एक सिंपल सा डायग्राम बनाया गया है, और ये बनाना आपको आना चाहिए, न्यूरॉन बनाना आपको आना चाहिए क्योंकि बोर्ड्स के लिए नेसेसरी है। तो ये न्यूरॉन सेल का एक जनरल सा डायग्राम है। अगर आप देखोगे तो ये जनरल सेल से अलग दिख रहा है, बिल्कुल अलग दिखना ही चाहिए, ये अलग दिख रहा है जनरल सेल से। जनरल सेल जनरली स्फेरिकल होते हैं, आपको पता है कि जनरली जो एनिमल सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और वो अपना काम करते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को देखो, न्यूरॉन के डायग्राम को, तो आपको क्या क्या दिख रहा है? तो आपको सबसे पहले इस न्यूरॉन में देखोगे तो सबसे पहले ये बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ये है आपका सेल बॉडी। ये जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, ये है आपका सेल बॉडी, जिसके बीच में मौजूद है न्यूक्लियस, ये है सेल बॉडी। फिर इसमें से आप देख रहे हो कैसे निकला हुआ है, चारों तरफ निकला हुआ है, इधर भी निकला हुआ है, इधर भी निकला हुआ है, हर जगह निकला हुआ है, और फिर उसमें जाके ऐसे 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 करके ब्रांचेज निकली हुई है ना, ब्रांचेज निकली हुई। ये ब्रांचेज जो निकली हुई है चारों तरफ, ये है डेंड्राइट्स। ये क्या है? डेंड्राइट्स। ये ब्रांचेज डेंड्राइट, और फिर एक ब्रांचेज देखो आप बड़ी लंबी गई है, एक ब्रांचेज दूसरे में क्या है, तुरंत जाके तुरंत टैपरिंग हो गया, तुरंत उसमें से ब्रांचेज निकल गई, और एक ब्रांच देखिए एकदम बड़ी सी नीचे गई और यहां जाके हुआ। तो ये जो बड़ी सी डेंड्राइट है, डेंड्राइट है नहीं, सेल बॉडी जो चारों तरफ निकला वो डेंड्राइट है। तो ये जो बड़ा सा डेंड्राइट है वो कहलाता है एक्सॉन। क्या कहलाता है? एक्सॉन। समझ गए? तो न्यूरॉन की अगर हम बात करें, जनरल सी बात करें, तो सेल बॉडी, डेंड्राइट्स,
एक्सॉन, और एक्सॉन के लास्ट में फिर देखिए यहां भी ब्रांचिंग है जिसे हम कहते हैं नर्व एंडिंग्स। इसे क्या कहते हैं? नर्व एंडिंग्स। क्या कहते हैं? नर्व एंडिंग्स। अब इसमें हम बात करें अलग अलग पार्ट्स की, अगर बात करें, हाँ यहां पर देखिए तो एक्सॉन जो है उसके चारों तरफ एक माइलिन शीथ भी दिखाया गया। माइलिन शीथ ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। एक्सॉन के ऊपर में प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जिसे हम माइलिन शीथ कहते हैं। और ये जो बीच बीच में देख रहे हो आप, बीच बीच में कहीं कहीं खाली है, इसे हम नोड ऑफ रणवीर कहते हैं। नोड ऑफ रणवीर, इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रणवीर। ये जो बीच बीच में माइलिन शीथ में आप खाली देख रहे हो, नोड ऑफ रणवीर, इसका क्या फंक्शन होता है हम लोग आगे जब पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं अभी बात करता हूं बारी बारी से। देखिए जो डेंड्राइट्स होगा, ध्यान से समझिएगा, जो डेंड्राइट्स होता है वो बाहर क्यों निकला होता है? इंफॉर्मेशन की अगर बात करूं तो डेंड्राइट्स रिसेप्टर सेल्स से इंफॉर्मेशन गेन करता है। रिसेप्टर सेल्स ने नर्व इंपल्स जनरेट किया ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट किया ना स्टिमुलाई के लिए, उसे लेने का काम कौन करेगा? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन लेंगी और वो इंफॉर्मेशन आएगा सेल बॉडी में। सारे डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन लेंगे, सारे डेंड्राइट्स क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन लेंगे सराउंडिंग से। सराउंडिंग में किससे? नर्व इंपल्स से। और ये इंफॉर्मेशन चल के आएगा किधर? किधर चल के आएगा? सेल बॉडी की तरफ। सेल बॉडी इन सारे इंफॉर्मेशंस को पास कर देगा किसकी तरफ? एक्सॉन की तरफ। और ये इंफॉर्मेशन किससे जाएगा? एक्सॉन से होते हुए आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचेगा बाबू? नर्व एंडिंग्स में पहुंचेगा। और ये नर्व एंडिंग में पहुंचने के बाद ये नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसफर हो जाएगा। इसके नीचे में एक अगला न्यूरॉन होगा, उस न्यूरॉन को ट्रांसफर हो जाएगा। फिर उस वहां, और इसके नर्व एंडिंग के पास उसका क्या होगा? उसका डेंड्राइट होगा। तो इसके नर्व एंडिंग्स में उसका डेंड्राइट लगा होगा, तो डेंड्राइट्स, उसका डेंड्राइट इसके नर्व एंडिंग से सिग्नल ले लिया, फिर वो सिग्नल उसके नर्व एंडिंग तक गया, ये काम फिर उसके नर्व एंडिंग से अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट में, फिर उसके डेंड्राइट से उसके नर्व एंडिंग तक, फिर उसके नर्व एंडिंग से उसके अगले डेंड्राइट में, फिर डेंड्राइट से नर्व एंडिंग तक। इस तरह से ये चक्कर तब तक चलता रहेगा जब तक कि इंफॉर्मेशन कहां पहुंच जाए? ब्रेन तक ना पहुंच जाए। फिर ब्रेन से आएगा तो फिर ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेने का काम कौन करेगा? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट से फिर नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से फिर ऐसे चलते 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 कहां तक आएगा? फिर जहां तक जाना है वहां तक जाएगा। समझ गए खेल? आया बुआ? एक बेसिक तो आया ना नर्व एंडिंग में। तो मैं अब सारे का इंफॉर्मेशन आपको मैं नोट में पढ़ के सुनाता हूं कि क्या क्या लिखा हुआ है, और मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। इंफॉर्मेशन कैसे जाता है ये तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि न्यूरॉन्स हैव मेनली 3 कंपोनेंट्स। न्यूरॉन के मेनली कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज सेल बॉडी और साइटोन, पहला है सेल बॉडी या साइटोन। सेकेंड इज डेंड्राइट्स, सेकेंड है डेंड्राइट्स, एंड थर्ड इज एक्सॉन, तीसरा है एक्सॉन। व्हाट इज सेल बॉडी? इट इज जस्ट लाइक एनी अदर सेल। सेल बॉडी जो होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये जैसे दूसरे सेल्स होते हैं वैसा ही सेल है। जैसे दूसरे सेल्स होते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सब सारी चीजें बिल्कुल वही। तो जस्ट ऑर्डिनरी सेल्स के ही जैसा होता है ये जो सेल बॉडी है, वो जस्ट ऑर्डिनरी सेल के ही जैसा होता है। बस एक चीज अंतर है, जो ऑर्डिनरी सेल्स होता है उनमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और इनमें जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूरॉन का जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो थोड़ा सा यूनिक होता है। न्यूरॉन का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है न्यूरॉन का, वो थोड़ा सा यूनिक होता है, और उसे एक स्पेशल नाम दिया गया है निसल ग्रेन्यूल्स। निसल ग्रेन्यूल्स, NISSLE, निसल ग्रेन्यूल्स, GRANULES, निसल ग्रेन्यूल्स। आप बस इतना समझिए कि निसल ग्रेन्यूल्स क्या है। निसल ग्रेन्यूल्स सेल बॉडी में पाया जाता है, न्यूरॉन के सेल बॉडी में, और वो है क्या? वो सच में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका। इतना याद रखिए, इससे ज्यादा मत जानिए, कॉम्प्लेक्स बढ़ जाए, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। क्लास खुलेंगी तो हम कभी इस पर बात करेंगे, आप स्टार लगा के नहीं होगा तो लिख लीजिएगा। अभी इस पर हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो जस्ट लाइक ऑर्डिनरी सेल, किसी भी दूसरे सेल की तरह सेल बॉडी है। हाँ, ये करता क्या है? ये डेंड्राइट से आने वाले इंफॉर्मेशन को क्या कर देता है? एक्सॉन की तरफ ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट इज
देखिए क्या लिखा है, सेल बॉडी परफॉर्म डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी फॉर लिविंग एंड ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन। यानी न्यूरॉन के लिए, न्यूरॉन को जिंदा रहने के लिए और न्यूरॉन के ग्रो करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करनी होंगी, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करनी होगी, जो भी रिएक्शंस करने होंगे, वो सारे के सारे रिएक्शंस कहां परफॉर्म होंगे? सेल बॉडी में परफॉर्म होंगे। नेक्स्ट बात, इट ऑल्सो रिसीव नर्व इंपल्सेज फ्रॉम डेंड्राइट्स एंड ट्रांसमिट इट टू द एक्सॉन। यानी कि ये डेंड्राइट से क्या करता है? नर्व इंपल्सेज लेता है और किसे ट्रांसफर करता है? किसे ट्रांसफर करता है बाबू? एक्सॉन को। किसे कर दिया? एक्सॉन को। चलिए ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें, अब नेक्स्ट पार्ट है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स की बात करते हैं। तो डेंड्राइट्स आर द सेवरल शॉर्ट टेपरिंग ब्रांचेज which are stretched out from the cell body of the neuron। यानी कि छोटे छोटे टेपरिंग ब्रांचेज हैं जो कहां से बाहर निकली हुई हैं? कहां से निकली हुई हैं? सेल बॉडी से। टेपरिंग देख रहे हो ना? टेपरिंग, टेपरिंग समझते हो ना? नुकीला टाइप जो आगे जाके मिल जाता है, टेपरिंग इंस उसे कहते हैं। तो टेपरिंग ब्रांचेज हैं जो सेल बॉडी से निकला हुआ है और ये प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, वो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। इसके अंदर में भी साइटोप्लाज्म गया रहेगा। समझ गए बात? तो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है, तो ये यहां से सेल बॉडी से टेपरिंग ब्रांचेज निकली हुई है, उसी को कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम रिसेप्टर सेल्स एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इंपल्स एंड फाइनली कंडक्ट देम टुवर्ड्स द सेल बॉडी। यानी कि ये रिसेप्टर सेल्स से क्या करता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स लेता है और उसे फाइनली किसे ट्रांसमिट करता है? सेल बॉडी को ट्रांसमिट करता है। यानी डेंड्राइट्स रिसेप्टर सेल्स से इंफॉर्मेशन लेगा, रिसेप्टर सेल्स जो स्टिमुलस रिसीव करेंगे उससे सिग्नल बना के और फिर उससे वो लेगा और किसे भेजेगा? सेल बॉडी को भेजेगा। ठीक, नेक्स्ट दिया गया है कि एक्सॉन। अगला क्या है? एक्सॉन। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का सबसे बड़ा पार्ट है। which arises from one side of the cell body। यानी कि ये लार्जेस्ट पार्ट है न्यूरॉन का जो सेल बॉडी के किसी एक साइड से अराइज करता है। देख रहे हो ना? एक साइड से। सारे डेंड्राइट्स में से एक डेंड्राइट से क्या होता है? एक्सॉन होता है। इट कंडक्ट्स नर्व इंपल्सेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। यानी ये सेल बॉडी से नर्व इंपल्स को ले जाता है। तो डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को लाया सेल बॉडी में और सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन को ले कौन गया? नर्व सिग्नल को ले कौन गया? एक्सॉन। ठीक है, नेक्स्ट है कि द अदर एंड ऑफ एक्सॉन इज हाईली ब्रांच एंड देयर टर्मिनल ब्रांचेज आर कॉल्ड टर्मिनल एब्रिविएशंस, या आप नर्व एंडिंग्स कह सकते हैं। डायरेक्ट नर्व एंडिंग्स कहिए कि यानी उसका जो एंड होता है, देखिए एक्सॉन का जो एंड होता है वो भी पूरा ब्रांच्ड होता है और इसे क्या कहा जाता है? नर्व एंडिंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्व एंडिंग्स कहा जाता है। अब देखिए, एक्सॉन कंडक्ट नर्व इंपल्सेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड पास इट टू द डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन थ्रू साइनेप्स। यानी एक्सॉन सिग्नल को लाएगा नर्व एंडिंग तक और नर्व एंडिंग से उस इंपल्स को ट्रांसफर कर देगा नेक्स्ट न्यूरॉन को। किससे होकर के? साइनेप्स से होकर के। किससे होकर के? साइनेप्स। एक नया वर्ड है साइनेप्स। साइनेप्स पढ़ेंगे हम लोग, व्हाट इज साइनेप्स, लेकिन थोड़ा सा मैं यहां समझा देता हूं। देखिए, ये है मान लीजिए न्यूरॉन ए और ये है न्यूरॉन बी। ए से बी को सिग्नल लेना है, तो ए का नर्व एंडिंग यहां आया, बी का डेंड्राइट यहां आया। ये दोनों के बीच में गैप होगा, ये दोनों ऐसे लगा हुआ नहीं होगा, इसके बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप होगा। माइक्रोस्कोपिक गैप कहने का मतलब इतना छोटा गैप जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखे, एकदम माइक्रोस्कोपिक गैप होगा और यही माइक्रोस्कोपिक गैप कहलाता है साइनेप्स। क्या कहलाता है? साइनेप्स। एंड साइनेप्स का क्या फंक्शन है वो जब हम साइनेप्स पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो साइनेप्स से होकर के एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में क्या हो जाएगा? इंपल्स ट्रांसफर हो जाएगा और ये खेल तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो कहां ना पहुंच जाए, जब तक ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन ना पहुंच जाए। अच्छा, एक्सॉन का जो कवर होता है, एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन होता है वो एक्सोलेमा कहलाता है। द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोलेमा एंड इट हैज इंसुलेटिंग प्रोटेक्टिव शीथ कॉल्ड माइलिन शीथ। यानी इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शीथ होता है जिसे हम क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं। ये इसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। समझ गए? तो आई होप आपको न्यूरॉन का सारा स्ट्रक्चर समझ में आया हो। पूरा लेक्चर आपने देखा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है ना तो आप प्रॉब्लम पूछिएगा कि सर यहाँ पर हमको ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन अब जो आप जिस फेज में जा रहे हैं वो थोड़ा सा एक मतलब कॉम्प्लेक्स सा पार्ट है। समझ गए ना? तो आपको देखना है कि कुछ भी छूट ना जाए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम ब्रेन पे स्टडी करने वाले हैं और ब्रेन में थोड़ा सा कंसंट्रेशन की हमें जरूरत है। ब्रेन से ब्रेन को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो कंसंट्रेशन चाहिए ही होगा ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये इसमें अगर कोई अभी तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। अब मैंने कहा कि न्यूरॉन
स्पेशलाइज्ड सेल है। तो सवाल उठता है कि वो दूसरे सेल से अलग कैसे, न्यूरॉन कैसे दूसरे सेल से अलग है, इसके पास क्या स्पेशल फीचर्स है। तो स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन अगर देखोगे तो सबसे पहली बात, वो डिवाइड नहीं करते। दूसरे सेल्स में सेल डिवीजन होता है ना, एक सेल से दो सेल बनता है, लेकिन न्यूरॉन डिवाइड नहीं करते, दे डू नॉट डिवाइड। न्यूरॉन डू नॉट डिवाइड, न्यूरॉन डू नॉट डिवाइड, न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता है। ये बनता कब है, तो आपके बॉडी में, अब डिवाइड तो करता नहीं है, तो यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन आएगा नहीं। तो सवाल उठता है कि आपके बॉडी में जो इतना न्यूरॉन है वो आया कब, तो जब आप मां के गर्भ में थे तभी, और जब आप इस दुनिया में आए उसके कुछ ही दिन तक नए नए न्यूरॉन बनते रहे। अब आपकी बॉडी में कोई नया न्यूरॉन बनने वाला नहीं। अब आप ये सोचिएगा कि अब हम अगर कुछ करेंगे हमारे बॉडी में न्यूरॉन का नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यानी न्यूरॉन का नंबर जो होता है वो फिक्स होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो बनता कब है, जब वो जन्म लेता है उसके कुछ ही दिनों तक वो बनता रहता है। वैसे बनता तो मां के गर्भ के अंदर ही है पूरा, लेकिन कुछ दिन तक जन्म के बाद भी बनता रहता है। चलिए, फॉर्म शॉर्टली आफ्टर बर्थ न्यूरॉन डू नॉट डेवलप, यानी कि आप कुछ ही जन्म के कुछ ही समय के बाद कोई भी नया न्यूरॉन आपकी बॉडी के अंदर बनता नहीं है। दे कैन नॉट बी रिपेयर्ड व्हेन इंजर्ड, अगर आपका कोई न्यूरॉन इंजर्ड हो गया, बाकी सारे सेल, शरीर के सेल अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो वो रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन अगर न्यूरॉन इंजर्ड हो गया तो वो रिपेयर नहीं होगा। इसीलिए तो इतना प्रोटेक्टिव शीट सब लगा हुआ है। तो न्यूरॉन एक बार अगर इंजर्ड हुआ तो वो रिपेयर नहीं होगा, और इसको हमेशा ग्लूकोज ही चाहिए। दूसरे सेल्स को अगर कोई दूसरा चीज भी मिलेगा, फैट भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा, उसको भी ये क्या कर लेगा, यूज कर लेगा अपने एनर्जी पर्पस के लिए। लेकिन न्यूरॉन को सिर्फ क्या चाहिए, ग्लूकोज। वो दूसरा कुछ भी अपने न्यूट्रिशन के लिए वो किसी दूसरे चीज को लेना पसंद नहीं करता है, उसको प्योर ग्लूकोज ही चाहिए। तो न्यूरॉन यूजेज ग्लूकोज फॉर फुलफिल देयर एनर्जी नीड। ठीक है, तो दे यूज ओनली ग्लूकोज एज देयर एनर्जी सोर्स, उसके एनर्जी सोर्स के रूप में सिर्फ ग्लूकोज है। दे डाई इन 5 मिनट इफ ऑक्सीजन इज नॉट सप्लाइड इफिशिएंटली, यानी अगर उसे पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, तो 5 मिनट में मर जाएगा। तो इसीलिए किसी आदमी को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो सबसे पहले बेहोश होता है, क्योंकि सबसे उसके पहले उसके बॉडी के क्या डैमेज होने शुरू होते हैं, उसके न्यूरॉन डैमेज होने शुरू होते हैं। आपके मसल सेल्स, आपने रिस्पायरेशन पढ़ा, मसल सेल्स को अगर ऑक्सीजन ना भी मिले तो एनारोबिक रिस्पायरेशन करके जिंदा रह सकता है। लेकिन न्यूरॉन एक ऐसा यूनिक सेल है आपके बॉडी का कि अगर उसे 5 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिला, वो गया, मर जाएगा, और मर जाएगा तो फिर बनेगा भी नहीं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स की नंबर ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन है, हमारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन है हमारे बॉडी के अंदर। उन सारे न्यूरॉन को आप 3 टाइप में बांट सकते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। समझ लीजिए, नोट में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन वैसे न्यूरॉन हैं जो बॉडी के पार्ट्स से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करते हैं। जो ले जाने का काम करते हैं इंफॉर्मेशन, वो है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन आर दोज न्यूरॉन व्हिच रिसीव नर्व इंपल्सेज फ्रॉम रिसेप्टर सेल्स एंड ट्रांसमिट इट टू द ब्रेन। रिसेप्टर सेल्स से लेना और कहां तक पहुंचाना, ब्रेन तक पहुंचाना इंफॉर्मेशन किसका काम है, सेंसरी न्यूरॉन का। मोटर न्यूरॉन वैसे न्यूरॉन हैं जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेता है और इफेक्टर तक लेके आता है। इफेक्टर कौन, जो रिस्पॉन्स दिखाएगा। जैसे आपने सांप को देखा तो आपका पैर भागा, तो आपका आंख हुआ क्या, रिसेप्टर, आपका पैर हुआ क्या, इफेक्टर। आपके हाथ में तवा सटा तो आपके बाइसेप्स ने कंट्रैक्ट करके आपके हाथ को खींच दिया, तो आपका स्किन हुआ क्या, रिसेप्टर, और आपके बाइसेप्स क्या हुए, इफेक्टर। तो ब्रेन से इंफॉर्मेशन को इफेक्टर तक लाने का काम किसका है, मोटर न्यूरॉन का। तो मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड द लास्ट इज रिले न्यूरॉन। व्हाट इज रिले न्यूरॉन, तो रिले न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो दोनों को ज्वाइन करने का काम करेगा, यानी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को ज्वाइन करने का काम करेगा, वो कहलाएगा रिले न्यूरॉन। तो रिले न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को
ज्वाइन करने का काम करता है। जब हम पढ़ेंगे नर्व्स के बारे में तो ये और अच्छे से क्लियर होकर आएगा। आई होप आपको समझ में आया हो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाना। मोटर न्यूरॉन का काम है इंफॉर्मेशन को ब्रेन से दूसरे पार्ट तक ले जाना, और रिले न्यूरॉन का काम है बीच में यानी दोनों को ज्वाइन करना। आपने सुना होगा स्टीफन हॉकिंस, जो हमारे समय के सबसे फेवरेट फिजिसिस्ट थे, सबसे ज्ञानी व्यक्तियों में से एक, उनको मोटर न्यूरॉन डिजीज था। उनको एक डिजीज था, वो चल फिर नहीं पाते थे, आपने सुना होगा शायद, उनको मोटर न्यूरॉन डिजीज था। उनका मोटर न्यूरॉन फंक्शन नहीं कर रहा था। उनका सेंसरी न्यूरॉन ठीक था, उनको सब कुछ पता चलता था, सराउंडिंग में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब चीज पता चलता था। सेंसरी न्यूरॉन काम कर रहा था, ब्रेन भी सही काम करता था, लेकिन मोटर न्यूरॉन काम नहीं करता था। और मोटर न्यूरॉन काम नहीं करने की वजह से वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाते थे। यानी उनका बॉडी स्टिमुलस रिसीव तो करता था लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दे पाते थे। आई होप आपको तीनों टाइप समझ में आए होंगे, न्यूरॉन समझ में आया होगा। तो आज हमने बहुत सी बातें की कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आराम से पूछिए। नेक्स्ट डे हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कैसे होता नहीं होता। कल हम लोग अपना नर्वस सिस्टम पढ़ना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो बिना किसी हेजिटेशन के आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। कल नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा, तब तक का समय है आपके पास। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।